मुख्य समाचार। मणिपुर में शिक्षकों की भारी कमी पर डेसाम ने जताई गहरी चिंता। राज्य की स्थिति के बीच संगाई महोत्सव आयोजित करने के निर्णय पर निप्को ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आकाशवाणी इम्फाल ने मनाई 7 वर्षों की सेवा डायमंड जुबली का आयोजन। मणिपुर कृषि विभाग द्वारा रबी अभियान 2025-26 का शुभारंभ। रिम्स इम्फाल में 3 दिवसीय क्लिनिकल ट्रायल कार्यशाला का शुभारंभ। उखरुल में 2.99 करोड़ मुआवजे की गुप्त निकासी पर जनता का गुस्सा फूटा। पूर्व विधायक सोइबम सुभाष चंद्र द्वारा बीजेपी विधायक सगोल सेम केबी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मणिपुर उच्च न्यायालय ने खारिज की। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोटर फ्रॉड का लगाया गंभीर आरोप। ब्राजील की मॉडल की तस्वीर से 22 बार वोट डाले गए। चीन ने दिल्ली की प्रदूषण समस्या से निपटने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। ट्रेन से उतरने के बाद 6 महिलाओं की कतकर मौत। नेपाल में हिमस्खलन में 2 पर्वत आरोहियों के शव बरामद, कई अब भी लापता। लुइविल केंटकी में यूपीएस विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त, 9 लोगों की मौत, कई घायल। चीन ने 10 नवंबर से अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटाने की घोषणा की। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नाबम थादोई चनू। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर डेसाम ने मणिपुर विश्वविद्यालय और धन मंजूरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के साथ साथ राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की गंभीर कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मीडिया से बात करते हुए डेसाम के अध्यक्ष सोमोरजित मितई ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण मणिपुर में शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों में शिक्षकों की अधिकता है, जबकि कई जगहों पर भारी कमी है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षकों की समुचित समीक्षा और संतुलित व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि डेसाम ने पहले ही 17 अक्टूबर को मणिपुर के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें शिक्षकों की कमी की समस्या को रेखांकित किया गया था। इसके बाद छात्र संगठन के प्रतिनिधियों ने शिक्षा आयुक्त जेफरी से मुलाकात की, जिन्होंने कथित तौर पर मणिपुर लोक सेवा आयोग MPSC को 432 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। डेसाम ने इस कदम पर स्वागत करते हुए सरकार से भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की अपील की, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। सोमोरजित ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत लागू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के कारण अब शिक्षकों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही की 3 वर्षीय प्रणाली की तुलना में पाठ्यक्रम का विस्तार हुआ है। यदि शिक्षकों की कमी जारी रही तो छात्रों को विशेष रूप से नए जोड़े गए विषयों में शैक्षणिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। डेसाम ने मणिपुर सरकार से आग्रह किया है कि वह शीघ्र और ठोस कदम उठाए, ताकि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन काउंसिल निप्को ने मणिपुर सरकार द्वारा मौजूद संकटपूर्ण हालात के बावजूद आगामी संगाई महोत्सव आयोजित करने के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। संगठन ने इसे जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता बताया है। अपने बयान में निप्को ने कहा कि राज्य के लोग लगभग 3 वर्षों से अभूतपूर्व संकट झेल रही हैं और ऐसे समय में
उत्सव मनाने का निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार जमीनी वास्तविकता से कटी हुई है। परिषद ने याद दिलाया कि यह महोत्सव वर्ष 2008 में पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर पर्यटन महोत्सव के रूप में शुरू किया गया था और 2010 में राज्य के प्रतीक दुर्लभ संगाई हिरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका नाम मणिपुर संगाई महोत्सव रखा गया। निप्को ने कहा कि 3 मई 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से मणिपुर की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, खेत खाली पड़े हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही सीमित है। ऐसे हालात में पर्यटन महोत्सव आयोजित करना न केवल निरर्थक है बल्कि लोगों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक भी है। संगठन ने सवाल उठाया कि जब राज्य में मानवीय संकट गहराया हुआ है तब सरकार की प्राथमिकता उत्सव मनाना क्यों है, न कि वास्तविक विस्थापितों का पुनर्वास और सामान्य स्थिति की बहाली। निप्को ने यह भी याद दिलाया कि 22 जून को अमेरिकी सरकार ने मणिपुर की अस्थिर स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया था, जिससे पर्यटकों का आगमन प्रभावित हो सकता है। निप्को ने कहा कि 19 सितंबर को राजभवन में राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई महोत्सव की तैयारी बैठक सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाती है। परिषद ने चेतावनी दी कि इस समय संगाई महोत्सव आयोजित करने से समाज में एकता के बजाय विभाजन और गहरा सकता है। संगठन ने यह भी दोहराया कि वह कोकोमी के महोत्सव बहिष्कार के निर्णय का समर्थन करता है और इसे ऐसे समय में अनुचित तथा संवेदनशील कदम बताया जब हजारों परिवार अब भी विस्थापित हैं और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आकाशवाणी इम्फाल ने अपनी 7 वर्षों की जन सेवा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सिटी कन्वेंशन सेंटर पैलेस कंपाउंड इम्फाल में आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल भल्ला ने कहा कि आकाशवाणी इम्फाल ने स्थापना के बाद से ही सरकार और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बनकर अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने स्मरण किया कि 15 अगस्त 1963 को प्रारंभ हुआ आकाशवाणी इम्फाल आज राज्य के हर कोने में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सेतु बन चुका है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि आकाशवाणी इम्फाल ने राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और एकता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगीत, भाषा और लोक कलाओं के माध्यम से इसने विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने एक स्मारिका सोवेनियर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राजीव कुमार जैन, महानिदेशक आकाशवाणी, सत्यजीत दास, अतिरिक्त महानिदेशक उत्तर पूर्व क्षेत्र, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार, अनुराग वाजपेयी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एच ज्ञान प्रकाश, आयुक्त कला एवं संस्कृति विभाग तथा आकाशवाणी इम्फाल के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायिका मंका मयांगलाम्बम, पद्मश्री सम्मानित जनजातीय लोक कलाकार गुरु रुवेन मंगसबा तथा अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और राज्य की विविध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया। Throughout these 6 decades, it has been a friend mosaic and us. And it's in diversity. Its regional news coverage all deeply rooted of this information.
मणिपुर सरकार के कृषि विभाग ने आज से रबी अभियान 2025 से 2026 की शुरुआत की और किसानों को रबी बीज एवं उर्वरक वितरण कार्यक्रम का आयोजन इम्फाल वेस्ट जिले से किया गया। यह कार्यक्रम लमसांग विधानसभा क्षेत्र के सलाम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जहां विधायक सरोखाइबम राजेन ने किसानों को बीज और उर्वरक वितरित किए। अपने संबोधन में विधायक राजे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक उपलब्ध कराना है, ताकि रबी मौसम में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा 500 करोड़ की स्वीकृत राशि के बावजूद ट्यूबवेल निर्माण परियोजना असफल रही है। कार्य आदेश जारी होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन और केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं परियोजनाओं की निधि वितरण में देरी के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। इस अवसर पर लाभार्थियों और स्थानीय किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत रबी बीज और उर्वरक वितरित किए गए। विधायक राजे ने कृषि विभाग के अधिकारियों से अपील की कि वे आपसी समन्वय बनाए रखते हुए सभी पात्र किसानों तक समय पर कृषि सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की नियमित निगरानी आवश्यक है, ताकि इनका लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि मणिपुर एक सीमित संसाधन वाला राज्य है, इसलिए केंद्र से प्राप्त धनराशि का सही और प्रभावी उपयोग आवश्यक है, जिससे कृषि क्षेत्र में ठोस सुधार लाया जा सके। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और राज्य की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में सहयोग जारी रखने का संकल्प लिया। DHR ICMR कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के अंतर्गत MRHRU योजना पर आधारित 3 दिवसीय क्लिनिकल ट्रायल कार्यशाला का आज शुभारंभ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स इम्फाल के परीक्षा हॉल में किया गया। यह कार्यशाला मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MRU रिम्स द्वारा इंटेंट ICMR CCOE KEMHRC पुणे और नेग्रिम्स शिलोंग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR नई दिल्ली का सहयोग प्राप्त है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा, निदेशक रिम्स थे। अध्यक्षता प्रोफेसर N संजीव सिंह, चिकित्सा अधीक्षक रिम्स अस्पताल ने की तथा प्रोफेसर L राजेश सिंह, डीन एकेडमिक्स रिम्स विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला के पहले दिन कुल 34 प्रतिभागियों, जिनमें रिम्स डेनिम्स अरुणाचल प्रदेश और ICMR डिब्रूगढ़ असम के चिकित्सक एवं शोधकर्ता शामिल थे। विशिष्ट संसाधन व्यक्तियों आनंद कावरे, अदिति आप्ते, राकेश पाटिल, गिरीश डेमे, चाइना सरकार, संतोष प्रियन सुंदरम निग्रिम्स और खंगेबम जितेंद्र कुमार सिंह ICMR ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से व्याख्यान किए। पहले दिन प्रतिभागियों को क्लिनिकल रिसर्च का परिचयात्मक अवलोकन प्रदान किया गया। अगले 2 दिनों में क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन और प्रोटोकॉल की अवधारणा तथा क्लिनिकल ट्रायल के संचालनात्मक पहलुओं पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों की क्लिनिकल रिसर्च पद्धतियों की समझ को बढ़ाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसंधान क्षमता को सशक्त बनाना है।
हनफन गांव में उस समय जन आक्रोश भड़क उठा जब यह खुलासा हुआ कि फुंगथार गाहोंग की सार्वजनिक भूमि के लिए मिले 2.99 करोड़ के मुआवजे को कुछ लोगों ने गांव के मुखिया की मिलीभगत से गुप्त रूप से निकाल लिया। अलुंगतांग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एल्डर्स फोरम और हनफन यूथ्स ने इस कृत्य को दिन दहाड़े की डकैती और जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात बताया। क्यूआर सोमी जिमिक रिटायर्ड चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर IRS ने कहा कि यह मुआवजा पूरे हनफन समुदाय का है, न कि कुछ व्यक्तियों का। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार की चरम सीमा बताया और कहा कि गांव के अधिकारी VA ने बार बार की गई जनरल बॉडी मीटिंग की मांग को अनदेखा किया, जिसे अब जनता के दबाव में 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। पूर्व IAS अधिकारी क्यूआर मरानचांग लुथाम ने आरोप लगाया कि हेटमैन ने सीधे तौर पर 5 व्यक्तियों द्वारा की गई निकासी पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए। उन्होंने पूछा, सार्वजनिक झुमलेन और 5 लोगों के नाम पर क्यों दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि SDO उखरुल द्वारा इस सौदे को स्वीकृति देने से प्रशासनिक मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इस पर शो मोटो इंक्वायरी की मांग की। इसी दौरान क्यूआर एतमन चिफांग, एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ADC उखरुल ने बताया कि फुंगथार गाहोंग क्षेत्र की कोई निजी स्वामित्व वाली भूमि नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हनफन उखरुल पब्लिक की सामुदायिक भूमि है। उन्होंने कहा कि 2010 में तांगखुल नागालोंग TNL ने भी इसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया था। एल्डर्स फोरम ने युवाओं से शांत रहने और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ने देने की अपील की, साथ ही पुष्टि की कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो उखरुल में तनाव बढ़ सकता है। फोरम ने संकल्प लिया कि जब तक गलत तरीके से निकाली गई राशि जनता को वापस नहीं की जाती, वे संघर्ष जारी रखेंगे। यह लड़ाई है सत्य, पारदर्शिता और समुदाय की गरिमा की। मणिपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने नाओरिया पाखंग लाकपा विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक सगोल शेम केवी के खिलाफ पूर्व विधायक स्वयं सुभाष चंद्र द्वारा दायर चुनाव याचिका को अस्वीकार्य और गैर औचित्यपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। यह निर्णय आज न्यायमूर्ति अहंथेम बिमोल द्वारा सुनाया गया। इस आदेश को अदालत ने 5 मई 2025 को अंतिम सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था। यह चुनाव याचिका वर्ष 2022 में पूर्व विधायक स्वयं सुभाष चंद्र द्वारा दायर की गई थी, जो 12वीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सगोसेम केबी को नावरिया पाखंग लाकपा विधानसभा क्षेत्र से विजेता घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र ने आरोप लगाया कि विधायक सगोसेम केबी के चुनाव हल्फनामे में कई त्रुटियां हैं और उन्होंने अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम डिग्री तथा संपत्ति के विवरण को लेकर गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका में पर्याप्त औचित्य नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी की गई। उन्होंने कहा कि एक ब्राजील की एक मॉडल की फोटो को 22 बार अलग अलग नामों जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती और विमला से 10 विभिन्न मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल किया गया।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि हरियाणा की मतदाता सूची में लगभग 25 लाख फर्जी नाम दर्ज किए गए हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 8वां हिस्सा है। उनके अनुसार यह एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है जिसमें मतदाता सूचियों में जानबूझकर हेराफेरी की गई। उन्होंने इस कथित धोखाधड़ी के लिए भारत निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी कांग्रेस एजेंट ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी और अब इन आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस तस्वीर का इस्तेमाल हुआ वह 2017 में ब्राजीलियन फोटोग्राफर मैथ्यूस फेरेरो द्वारा अनस्प्लैश पर अपलोड की गई एक स्टॉक इमेज है। फिलहाल तस्वीर में दिख रही महिला की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह मामला अब देश भर में मतदाता सूचियों की पारदर्शिता और चुनाव सुधार की मांग को फिर से चर्चा में ला रहा है। How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? कहां की लगती हैं? And she votes in 10 different booths in Haryana. And दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति के बीच अब चाइना ने भारत को मदद की पेशकश की है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स हाल के दिनों में पुअर से वेरी पुअर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि चाइना भी कभी गंभीर स्मोक से जूझ चुका है। हम अपने ब्लू स्काई सफर का अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं और विश्वास है कि भारत भी जल्द वहां पहुंचेगा। चीन के अधिकारी बताते हैं कि उनके देश ने बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाए थे, जैसे भारी उद्योगों को शहरों से बाहर स्थानांतरित करना, वाहनों के उत्सर्जन पर सख्ती, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। वहीं दिल्ली में कुछ सुधार जरूर देखा गया है। AQI लगभग 291 से घटकर 228 तक आया, लेकिन हवा अभी भी पुअर श्रेणी में ही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में प्रदूषण के कारण जटिल हैं, जिनमें पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन और धूल शामिल है। अब देखना होगा कि यह चीनी सहयोग केवल प्रतीकात्मक रहता है या दोनों देशों के बीच प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोई व्यवहारिक साझेदारी विकसित होती है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई। ये सभी महिलाएं चौपान प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतरी थी और फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने की बजाय पटरियों के रास्ते निकलने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान तेज रफ्तार से गुजर रही नेताजी एक्सप्रेस कालका मेल एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान सविता 28, साधना 16, शिव कुमारी 12, अंजू देवी 20, सुशीला देवी 7 और कालावती देवी 50 के रूप में हुई है। इनमें से 5 महिलाएं मिर्जापुर की रहने वाली थी, जबकि एक महिला सोनभद्र जिले की थी। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और राहत बचाव कार्यों के लिए NDRF और SDRF टीमों को तुरंत मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों द्वारा प्लेटफॉर्म की बजाय
पटरियों को पार करने की कोशिश इस हादसे का मुख्य कारण बनी। उन्होंने अपील की कि किसी भी परिस्थिति में ट्रैक पार करने की कोशिश न करें। नेपाल में यलुंगरी 5,630 मीटर पर्वत पर सोमवार को आए भीषण हिमस्खलन में एक इटली और एक फ्रांस के 2 विदेशी पर्वत आरोहियों के शव बरामद किए गए हैं। यह हादसा दोलाखा डिस्ट्रिक्ट, जो काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित है, उसमें उस समय हुआ जब पर्वतारोही दल बेस कैंप में अपने शिखर प्रयास की तैयारी कर रहा था। 2 विदेशी, जो अधिकारियों के अनुसार 3 अन्य विदेशी पर्वतारोही और 2 नेपाली नागरिक अब भी लापता है और उनके मारे जाने की आशंका है, जबकि 8 अन्य को बचाकर काठमांडू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हिमस्खलन चक्रवात मोंथा से जुड़ी असामान्य बारिश और बर्फबारी के कारण हुआ, जिसने हिमालय मार्गों पर बर्फ की परत को अस्थिर कर दिया। एक जीवित बची पर्वतारोही इसाबेल सोलांगा थाउन 54 ने बताया कि हादसे के वक्त उन्हें बर्फ के अंदर तैरते हुए अपने पति को बचाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन वह नहीं बच सके। राहत दल खराब मौसम और दुर्गम इलाके के बावजूद खोज अभियान जारी रखे हुए हैं, जबकि प्रशासन ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोही और ट्रैक्स के लिए नई चेतावनियां जारी की हैं। No jacket yet. Okay. यूपीएस एयरलाइंस का एक कार्गो विमान लुइवाल मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंटकी से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान एक मैकडोनाल्ड डोगलास MD-11F लगभग 34 वर्ष पुराना था, जिसने 4 नवंबर की शाम करीब 5 से 13 मिनट पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही देर बाद एक औद्योगिक क्षेत्र के पास आग के गोले में बदल गया। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें विमान के 3 क्रू मेंबर और 6 लोग जमीन पर शामिल हैं। इसके अलावा 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। शुरुआती वीडियो फुटेज में संकेत मिला है कि विमान के टेक ऑफ के दौरान एक इंजन अलग हो गया था और बाई विंग में आग लग गई थी। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और एक रनवे को 10 दिनों के लिए सील कर दिया गया है, ताकि मलबा हटाया जा सके और वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा सके। केंटकी के गवर्नर एंडी वेशर और लुवाल के मेयर फ्रेश ग्रीनबर्ग ने इस हादसे को कैटास्ट्रोफिक बताया और लोगों से अपील की कि वे घटनास्थल के पास न जाएं और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। विमान दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि मौतों की संख्या बढ़ सकता है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहे हैं। बीजिंग ने घोषणा की है कि 10 नवंबर 2025 से वह यूएस एग्रीकल्चरल गुड्स पर लगाए गए कुछ प्रतिशत टैरिफ को हटा देगा, जो अब तक 15% तक थे। साथ ही चाइना ने यूएस इंपोर्ट्स पर लगे अतिरिक्त 24% टैरिफ को
1 साल के लिए निलंबित रखने का निर्णय लिया है, जबकि सामान्य 10% बेस टैरिफ अभी भी लागू रहेगा। हालांकि अधिकतर कृषि उत्पादों पर राहत दी गई है, लेकिन अमेरिकन सोयाबीन्स पर अब भी 13% इंपोर्ट ड्यूटी जारी रहेगी, जिससे उनकी कीमतें ब्राजीलियन सोयाबीन्स की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी। यह कदम हाल ही में जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी चीन व्यापार संघर्ष को कम करना और आर्थिक संबंधों को स्थिर करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल टैरिफ में कमी से यूएस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में तुरंत सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिकी सोयाबीन की लागत अब भी ज्यादा है। संक्षेप में, यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में सकारात्मक संकेत है, लेकिन पूरी तरह सामान्य स्थिति लौटने में अभी समय लग सकता है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्या को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में शिक्षकों की भारी कमी पर देसाम ने जताई गहरी चिंता। राज्य की स्थिति के बीच संगाई महोत्सव आयोजित करने के निर्णय पर निपको ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आकाशवाणी इम्फाल ने मनाई 7 वर्षों की सेवा डायमंड जुबली का आयोजन। मणिपुर कृषि विभाग द्वारा रबी अभियान 2025 से 26 का शुभारंभ। रिम्स इम्फाल में 3 दिवसीय क्लिनिकल ट्रायल कार्यशाला का शुभारंभ। उखरुल में 2.99 करोड़ मुआवजे की गुप्त निकासी पर जनता का गुस्सा फूटा। पूर्व विधायक सोइबम सुभाष चंद्र द्वारा बीजेपी विधायक सगोल सिंह केबी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मणिपुर उच्च न्यायालय ने खारिज की। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोटर फ्रॉड का लगाया गंभीर आरोप। ब्राजील के मॉडल की तस्वीर में 22 बार वोट डाले गए। चीन ने दिल्ली की प्रदूषण समस्या से निपटने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से उतरने के बाद 6 महिलाओं की कतकर मौत। नेपाल में हिमस्खलन में 2 पर्वतारोहियों के शव बरामद, कई अब भी लापता। लुइविल केंटकी में यूपीएस विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त 9 लोगों की मौत, कई घायल। चीन ने 10 नवंबर से अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटाने की घोषणा की। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।